हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सेन क्लासेस पे। मैं नमन कुमार साइंस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक वीडियो यानी कि पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने उससे देखा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है उस वीडियो को, इसलिए आज मैं डबल एनर्जी के साथ आया हूँ। आज मैंने अपना नोट्स भी लाल पीला कर लिया है ताकि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ओके, तो हम बात करेंगे ये पार्ट 2 की, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा पार्ट 1 की। उसमें मैंने कुछ वर्बल मिस्टेक्स किए हैं, तो मैं बात करता हूँ वर्बल मिस्टेक्स की। मैंने बोलते वक्त क्या मिस्टेक किया ना, कि मैंने लिखा था नोट्स में मून एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, और मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करते वक्त उसको बोल दिया सूरज और सौरमंडल के विभिन्न ग्रह जो रात में चमकते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि मैंने नॉन ल्यूमिनस में सन को भी डाल दिया। तो ऐसा नहीं था जी, नोट्स में मैंने मून लिखा था, गलती से मुझसे सन निकल गया, वो भी एक बार, यानी कि हिंदी करते वक्त सूरज निकल गया। तो आप उस वर्बल मिस्टेक को अवॉइड कीजिएगा, आई फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन नोट्स मेरा बिल्कुल सही लिखा हुआ था। तो चलिए उस बात को भूलते हैं और आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, यानी कि पार्ट 2 का हमारा आज पहला पॉइंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे फोकस करने से पहले हम फोकस करते हैं लाइट को डिफाइन करते वक्त हमने क्या कहा था। तो लाइट को डिफाइन करते वक्त हमने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखती है जब लाइट उस पर इंसिडेंट होता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पे आता है, तभी हमें वो चीज़ विजिबल होता है। यानी कि ये कॉपी हमें दिख रही है, ये कॉपी हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पे आ रहा है, तो ये कॉपी हमें दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे घर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दिन दोपहर जो हमें दिखते हैं, क्या सनलाइट उस पर डायरेक्ट एंटर हो रहा होता है? क्या सनलाइट उस पर डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा होता है? क्या सनलाइट डायरेक्ट इंसिडेंट होकर के हमारी आँखों पे आ रहा होता है? अगर नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो फिर हमें ये चीज़ क्यों दिखता है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि खिड़की दरवाजे से डायरेक्ट सनलाइट तो एंटर कर नहीं रहा है, हमारे घर के हर एक ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट तो हो नहीं रहा। तो फिर हमें क्यों दिख रही है ये सारी ऑब्जेक्ट, हमें क्यों दिख रहे हैं ये? तो इसका आंसर आपको मिलेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने लिख दिया है डेफिनेशन, इसको मैं पढ़ के भी सुना दूंगा, लेकिन पहले मैं समझा दूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या। तो जब लाइट ट्रैवल करता हुआ अर्थ तक आ रहा होता है, एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के गैसेज हैं, उसमें पार्टिकल्स हैं, आपके डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, धूल कण। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं ना, ये गुजरने वाले सनलाइट के कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके यही पार्टिकल्स हमारे घरों में घुस जाते हैं जी, खिड़की दरवाजे से, बिना पूछे, बिना ये जाने के अंदर क्या चल रहा है। खिड़की दरवाजे से छोड़ो, वेंटिलेटर से भी घुस जाते हैं, और यही पार्टिकल जो है उस एब्जॉर्ब किए हुए लाइट को री एमिट करते हैं, यानी कि उस एब्जॉर्ब किए हुए लाइट को वो अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ देते हैं, और वही री एमिट जो लाइट है वो हमारे घर के ऑब्जेक्ट से टकराता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, और हमें वो सब कुछ साफ साफ दिखता है। इसके लिए मैंने एक बकवास डायग्राम बनाया है, आप बढ़िया से बना लीजिएगा सजाकर। ये एक रे ऑफ लाइट कंसिडर किया था मैंने, ये एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया और अलग अलग डायरेक्शन में मतलब री एमिट कर दिया, अलग अलग डायरेक्शन में इसे छोड़ दिया, और यही लाइट हमारे घरों में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे पढ़कर वापस हमारी आंखों तक आती है, तो हमें दिखता है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करता हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हो क्या रहा है। तो लाइट जो है ना वो अपने स्ट्रेट पथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइट पहले ऐसे आ रहा है, अब ये पार्टिकल इसको एब्जॉर्ब करता है, री एमिट करता है, तो ये स्ट्रेट पथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, यानी कि उसके स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाना बाय पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन सच अ वे दैट सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, जैसा मैंने कहा है कि कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड री एमिटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल साफ है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है द स्कैटर्ड लाइट इज द रीजन दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग विच आर नॉट इन द डायरेक्ट पाथ ऑफ सनलाइट। मैंने तो ये पहले ही बोल दिया कि हमें वो सारे ऑब्जेक्ट भी क्यों दिख जाते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट के पाथ में ना हो, यही स्कैटर्ड लाइट की वजह से। अगर आप रात में टॉर्च जलाते हैं तो क्या टॉर्च का बीम जहाँ तक जाता है सिर्फ वहीं तक आपको चीज़ें दिखती हैं? जी नहीं, आप देखिए हल्की हल्की आपको घर की सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि वही जो पार्टिकल्स हैं ना हमारे घर में, वो उस टॉर्च के लाइट को एब्जॉर्ब करके एमिट करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स
लिख सकते हैं। अब मैं आता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रे एंड बीम, यानी कि किरण और किरण पुंज की अवधारणाएं। अब किरण क्या है और किरण पुंज क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने रे का डेफिनेशन लिखा है, द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, यानी वो स्ट्रेट लाइन पाथ जिससे लाइट ट्रेवल करता है उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। ये प्रकाश की एक किरण है, ठीक है ना, यानी जिस सीधी रेखा से होकर प्रकाश गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। यही है हमारा किरण की परिभाषा। ये देखिए, रे द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आइंस्टीन वाला दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा डेफिनेशन है, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दीजिए, आगे बढ़िए। आगे हम हैं बीम में। ओके, अब हमारे पास है बीम का कॉन्सेप्ट। अब बीम क्या है ना, वो तो सिर्फ एक रे था, अब अगर रे का बंडल आ जाए, एक साथ बहुत सारे रेज आ जाएं तो वो बीम बना देते हैं। द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, यानी जो रेज का कलेक्शन होता है, जो किरण का संग्रह होता है, उसे हम कहते हैं बीम। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे रेज बनाए हैं, ये पैरेलल बीम मैंने बनाया है। अभी मैं बात करता हूँ पैरेलल बीम क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बीम मैंने लिखा है, यानी बीम के कितने टाइप्स होते हैं, तो मैंने 3 टाइप लिखा है। 3 टाइप होते हैं बीम के, डाइवर्जिंग बीम और डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जिंग कहिए या डाइवर्जेंट कहिए। कन्वर्जिंग बीम और कन्वर्जेंट बीम, मैंने सिर्फ कन्वर्जिंग ही लिखा है, माफ़ कीजिएगा, इसको आप कन्वर्जिंग कह लीजिए या कन्वर्जेंट कह लीजिए। पैरेलल बीम को पैरेलल बीम ही कहते हैं। डाइवर्जिंग बीम को हिंदी में अपसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम को अभिसारी किरण पुंज, पैरेलल बीम को समांतर किरण पुंज। अब आइए हम बात करते हैं डाइवर्जिंग बीम के बारे में, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाइवर्ज का मतलब होता है कि एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना। तो डाइवर्जिंग बीम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला होगा, यानी कि इसमें भी लाइट किसी एक सोर्स से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही होगी, जैसा कि हमारे घर के बल्ब में होता है, एक सोर्स से लाइट पूरे रूम में फैल रहा होता है। तो देखिए मैंने डाइवर्जिंग बीम के बारे में लिखा है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट, आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं कि व्हेन रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स and travel in various direction, then such beam is termed as divergent or diverging beam। यानी कि अगर प्रकाश की किरण किसी एक पॉइंट सोर्स से शुरू होती है और अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है तो वो डाइवर्जिंग बीम कहलाती है। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है छोटा सा घटिया सा डायग्राम। अब देखिए ये मैंने सोर्स कंसीडर किया और अलग अलग डायरेक्शन में लाइट बाहर निकल रही है। अब डाइवर्जिंग बीम का एग्जांपल ले लेते हैं। रेज कमिंग आउट फ्रॉम द बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती से जो रेज निकलती हैं वो डाइवर्जिंग बीम है। रेज कमिंग आउट फ्रॉम द कार हेडलाइट, ये तो देखने से ही पता चलता है, कार हेडलाइट से जो बीम निकलता है वो डाइवर्जिंग बीम है। अब आइए आगे चलते हैं कन्वर्जिंग बीम में। आइए कन्वर्जिंग बीम को हम देखते हैं। तो कन्वर्जिंग बीम आप समझ सकते हैं, डाइवर्जिंग में था एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में फैलना, कन्वर्जिंग इसका अपोजिट है, अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पे आकर मिलना। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में अलग अलग डायरेक्शन से लाइट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके मिल रही है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। मैंने लिखा है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन मीट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट देन द कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट और कन्वर्जिंग बीम। यानी कि प्रकाश के किरण जब अलग अलग दिशाओं से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम और कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। ये हो गया कन्वर्जिंग बीम का डेफिनेशन, कोई हार्ड नहीं है। देखिए एग्जांपल देखिए कि रेज एंटरिंग आवर आइज कन्वर्ज ऑन द रेटिना। हमारे आप ह्यूमन आई आपका 3rd चैप्टर है फिजिक्स में, आप लोग उस पर पढ़ेंगे कि रेटिना पे किस तरह से लाइट फोकस्ड होता है और इमेज बनता है। ओके ना, तो रेटिना पर भी हमारा जो है ना लाइट के रेज एक पॉइंट पे रेटिना पे आकर के फोकस होते हैं, बाहर से वो फैलते हुए आते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं और रेटिना पे एक पॉइंट पे आकर फोकस हो जाते हैं। दूसरा मैंने कहा कन्वेक्स लेंस फोकस रेज ऑफ लाइट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ये बचपन में आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कागज़ का टुकड़ा लेकर एक कन्वेक्स लेंस लेकर और सनलाइट में रखने पे वो कागज़ का टुकड़ा जल जाता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे फोकस करता है लाइट को। सनलाइट जो आ रहा होता है, पैरेलल बीम आ रहा होता है सन का, उसको वो एक पॉइंट पे फोकस करता है। अभी हम पैरेलल बीम देखते हैं। अब आइए पैरेलल बीम क्या है ना कि
when the rays of light coming from any source parallel to each other then they are called parallel beam। यानी कि जब रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हों, किसी सोर्स से आ रहे हों, वो एक दूसरे के पैरेलल हों, तो उसको हम पैरेलल बीम कहते हैं। पैरेलल बीम का एक सटीक एग्जांपल है रेज कमिंग फ्रॉम सन, यानी सूर्य से आता प्रकाश समांतर किरण पुंज बनाकर आता है। अब आइए आगे आते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्या, ट्रांसलूसेंट क्या और ओपेक क्या। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मीन्स पारभासी और ओपेक मीन्स अपारदर्शी। तो सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को कैसे डिफाइन किया है? द मटेरियल ऑब्जेक्ट मीडियम, यानी स्लैश देकर लिखा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी होता है, हो सकता है ऑब्जेक्ट मीडियम भी हो सकता है। तो द material object or medium which allow the light to pass through it completely is called transparent object material medium। यानी वो सारे पदार्थ और माध्यम जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो सकता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लें एयर, वाटर, ग्लास एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट का एप्लीकेशन। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एप्लीकेशन कहाँ का है? शोकेस में है, ताकि शीशे के अंदर फूल रखा हुआ हो और आप उसे बाहर से ही देख पाएँ। विंडो पैन और आपका स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का ज़रूरत इन सब चीज़ों में। आप और भी दिमाग लगाइए और एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मीन्स पारभासी, यानी कि जो प्रकाश की किरण को पूरी तरह से आर पार न जाने दे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए मटेरियल विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली। पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, यानी कि जो प्रकाश को आंशिक रूप से ही आर पार जाने देती है, यानी वे पदार्थ जो प्रकाश को आंशिक रूप से आर पार जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। ए मटेरियल विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली इज़ नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए वैक्स पेपर, जो कागज़ में तेल लगा दीजिए आप, आपको ये पारभासी दिखेगा। आपको हल्का हल्का इसके बाहर धुंधला धुंधला दिखेगा। फॉग, कुहासा। आपका कलर्ड बॉटल है, बॉटल को कलर कर लीजिए, मिल्क है, दूध एट्सेट्रा। आइए हम एप्लीकेशन की बात करें कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो मेकिंग डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ क्लिनिक, लेबोरेटरी एट्सेट्रा, यानी कि क्लिनिक और लेबोरेटरी का खिड़की और दरवाजे बनाने में इसका यूज़ होता है। अब ओपेक पे हम जोर देते हैं। देखिए आप ओपेक मटेरियल का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मैंने लिखा है द मटेरियल विच डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल इज़ नोन एज ओपेक मटेरियल। सॉरी, यहाँ पे इज नहीं आर होना चाहिए था, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, आप सुधार लीजिएगा, लिखते वक्त हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ तो माफ़ कीजिएगा, मेरा एक फ्रेंड आ गया था, इस वजह से वीडियो पॉज करना पड़ा। तो मैंने ओपेक मटेरियल का डेफिनेशन दिया था द मटेरियल विच डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल आर नोन एज ओपेक मटेरियल। मैंने इज लिखा है, आप आर कर लीजिएगा। मतलब क्या कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से आर पार बिल्कुल भी नहीं जाने देते वो ओपेक मटेरियल यानी अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज का कोटा। आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर नहीं पसंद आ रहा है, अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कमी है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे उछल कूद करना शुरू कर दीजिए। और उछलने कूदने के दरमियान जो घंटा आएगा, घंटा को भी टन टनाटन बजाते रहिए, क्योंकि आप घंटा बजाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। धन्यवाद।